हमें घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। नहीं, हमारे 2 क्लास किया, बीच में आई, बीच में चली गई, ऐसा हो गया। ऐसा ना, केमिस्ट्री क्लास करके जाओगे ना? ठीक है। वो तो तुमने पूरा ही छोड़ दिया नीट में। सर से बात करते हैं। सबका यही है। हाँ नेता, तो बोलने तो दे बेचारे, सत्यम बोल नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, उसके लिए मैं बात करती हूँ, ठीक है। दुख दर्द तो तब दूर करना पड़ेगा, पीड़ा। सर थोड़ा सा लेट होंगे, इस वजह से थोड़ा सा बॉटनी पढ़ लेना, फिर सर आ जाएंगे। पूरा पूरा इतना इतना बॉटनी है ना, ऐसे ही 3 साल एक्स्ट्रा पढ़ लिए बहुत। चलिए करें। ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, इतना लगता है। तो इतने का क्या करेंगे, इतना? सर बहुत लिखते होंगे बोर्ड में। अच्छा तो लग रहा है ना, मेडिकल वाली फील आती होगी सर से। दुर्गापुर में देव प्रसाद भी पढ़ के आया। अब देव प्रसाद कुछ बोला नहीं, लेंगे देव प्रसाद, अब मैं ही हूँ तो अब क्या करें बेचारा। कहाँ सोचा था सौरभ सर लेंगे, इस खुशी में बैठा हुआ है, ज्वाइन किया, इतना बुरा हो गया देव प्रसाद के साथ। सौरभ सर विल ज्वाइन है ना, विद इन लाइक आई थिंक हाफ एन आवर और सो, और 15 मिनट्स और सो। तब तक कर लेते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन। अच्छा नहीं लगेगा तो भी करना पड़ेगा, अब नाम तो आ ही गई है। हाँ, किसको अच्छा लग रहा है? क्या, किस चीज पे? चल झूठा। हाँ चलिए, तो हम इंटरफेस के बारे में बात कर रहे थे है ना। उसके पहले थोड़ा सा हमने वो डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी में आपका 2 ऑर्गेनिज्म का दिया हुआ है, दैट सेल साइकिल का कितना टाइम इंटरवल है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है इंटरफेस में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज G1 phase, gap 1 phase, also known as pre-DNA synthesis phase। ये इतना सारा नाम है, कृष्णा दूसरे जोन से बाहर आ जाएंगे। चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरफेस है ना। G स्टैंड्स फॉर योर गैप, प्री डीएनए है ना। तो डीएनए सिंथेसिस होने के पहले की घटना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाता है, यहाँ हमारे सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है सेल में, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नया कुछ नहीं बन रहा है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अदर देन द न्यूक्लिक एसिड दैट इज योर डीएनए है ना, आरएनए भी यहाँ क्या होगा, डुप्लीकेट। एक्सेप्ट डीएनए कौन है, ठीक है, एक्सेप्ट डीएनए। नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है सेल में, वो भी विल स्टार्ट डुप्लीकेटिंग। स्टार्ट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस टू थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग इन G1। यहां मैंने एक्सेप्ट डीएनए दिया है, तो इस वजह से मैं आरएनए के लिए अलग से लिख रही हूं, राइबोसोम will also start duplicating।
ठीक है, तो यहां मैंने कीवर्ड लिखा है स्टार्ट, और इसी से क्वेश्चन आता है स्टार्ट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। कोई भी चीज डुप्लीकेट होना का जो प्रोसेस है, दैट हैव स्टार्टेड, इट हैव बिगिन बट इट हैवंट येट फिनिश्ड। ओके, इट विल फिनिश एट G2। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट G1। सेकेंड में आ जाते हैं S फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसको और एक नाम दिया गया है DNA सिंथेसिस फेज या फिर सिर्फ सिंथेसिस फेज। So this is the place where DNA is synthesized and therefore DNA replication takes place. ठीक है, डीएनए क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, वो डबल हो रहा है, जितना भी अमाउंट ऑफ डीएनए था वो डबल हो गया। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसमें यदि 2C ऑफ डीएनए था तो वो क्या हो जाएगा, 4C बन जाएगा। बट द पॉइंट इज हियर, बट क्रोमोसोम नंबर विल नेवर चेंज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज है जो कि मुझे बताना मैं अलग से चाह रही हूँ कि यदि मैं यहाँ जो भी डीएनए प्रेजेंट है जीवन में, उसको मैंने कॉम्पैक्ट किया, कंडेंस किया, तो क्या ये क्रोमोसोम बनेगा? और यहाँ जो डीएनए प्रेजेंट है उसको कॉम्पैक्ट कंडेंस करेंगे तो क्या ये क्रोमोसोम बनेगा? सब जगह ही बन जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये आपका क्रोमैटिन डीएनए अमाउंट है, इसको मैं कंडेंस करूंगी तो क्या ये क्रोमोसोम जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बना पाएगा? यहाँ या वहां बनेगा? कहाँ? वाह, मैं गाना गा रही हूँ। एस के बाद ही बनेगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, एस के बाद बनेगा, यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद इस बार राइट है, बाकी सब गलत है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ जितना डीएनए है, यदि आप एम फेज की याद करोगे, टिलोफेज में क्या था, यदि याद करो, एनाफेज में क्या हुआ, 2 पोल्स में क्या गए, क्रोमैटिड गए, है ना, यही कंडेंस डीकंडेंस हुआ, और टिलोफेज में यही कन्वर्ट हो गया क्या, क्रोमैटिन फाइबर में। वही तो G1 में गया ना, ये एनाफेज था, ये टिलोफेज हुआ, वही तो G1 में गया। तो यहाँ यदि जो भी डीएनए है, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, मैं क्वेश्चन पे आऊंगी इसके बाद, कि यहाँ जितना है उससे क्या हुआ, एक क्रोमैटिड बनाने लायक ही डीएनए है। तो जब मैंने यहाँ डीएनए को कंडेंस किया तो अभी हमारे पास इतना हुआ कि डबल हो गया। नंबर विल नॉट चेंज, नहीं चेंज हो रहा है। क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो अब बन पाया। इतना डीएनए पहले था ही नहीं कि सिस्टर क्रोमैटिड बन पाएगा। अब इतना डीएनए हुआ, डबल हुआ, 2C से 4C हुआ कि सिस्टर क्रोमैटिड बन सकता है। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि ये हाइपोथेटिकल है ना, ये नीचे का जो है ये क्वेश्चन बेस्ड हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि सेल कभी भी कंडेंस करता ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ मतलब गलत स्टेटमेंट एम्फेसाइज नहीं करना चाहती, मैं ये नीचे वाला जो रेड पार्ट जो लिख रही हूँ, ऑनलाइन में भी बच्चे, है ना, दिस इज पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन हाइपोथेटिकल सिनेरियो। क्यों? क्योंकि आपका डीएनए कंडेंस होता ही नहीं है इन G1, इन S, इन G2। Condensation only happens when the cell enters in the M phase. In prophase it starts, by metaphase it completes. ठीक है, यहां हम हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बेस्ड जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका जो ये था वो ये है कि इन S phase the amount of DNA will double, chromosome number do not change, but what will be the structure that we will receive after DNA replication? क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, है ना। यहाँ 2 सिस्टर क्रोमैटिड जितना डीएनए है और यहाँ क्रोमोसोम बन पाएगा, यहाँ नहीं बन पाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट इट इज एन हाइपोथेटिकल सिनेरियो। इट्स जस्ट टॉकिंग अबाउट यहाँ यदि क्रोमैटिड है, यहाँ डबल क्रोमैटिड बन जाएंगे। इतना डबलिंग हो गया है ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन दैट। ये कंप्लीटली मतलब हाइपोथेटिकल सिनेरियो चल रहा है। ठीक है,
तो इसमें यदि क्वेश्चन आए तो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि जीवन में बिकॉज मतलब उसका रीजन बिहाइंड ये है कि एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, टीलोफेज में वो डीकंडेंस होकर वापस से क्रोमैटिड बन गया, एंड दैट ओनली इज देयर इन G1, है ना, G1 phase. And when S phase will replicate the DNA, that only will double and it will form two sister chromatid. अब मतलब वही क्रोमोसोम बना रहा है, ठीक है, उसके पहले नहीं बन रहा है, ये है, ठीक है। चलिए, होपफुली ये हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि other than DNA replication, DNA related structures will also replicate, that is your histone protein. हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस विल टेक प्लेस। तो अभी जो हमने हिस्टोन पढ़ा, कोर है ना, न्यूक्लियोसोम वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ा, कोर और आपका H1, यहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका जो हिस्टोन है दैट इज मेड अप ऑफ टू मेजर स्ट्रक्चर, वन इज योर हिस्टोन कोर, वन इज योर H1. द कोर इज नोन एज ऑक्टामर कोर, है ना। द कोर हैव 4 यूनिट्स इन इट विच आर एवरीथिंग डबल इन नंबर। जो भी यूनिट्स है वो सारे डबल डबल हैं। कैसा है? H2A, H2B, H3, H4, और जो H1 है वो एक पेंसिल नीडल जैसा है और उसमें एक कोर है, ठीक है। और ये कोर कैसा है? क्रिकेट बॉल इमेजिन करिए, उसको हाफ हेमिस्फीयर कट कर दीजिए तो नीचे के कोर में 4 दिखेगा, ऊपर के हेमिस्फीयर में, हाफ हेमिस्फीयर में बाकी का 4 दिखेगा, तो 4 4 8 हो गए, मतलब एवरीथिंग इज इनटू 2. That's why the core is known as octamer core. Clear? ठीक है, ये सारे को हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट्स, है ना। आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, है ना। तो हिस्टोन इज व्हाट? इज द लास्ट वन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उसमें सब यूनिट्स होते हैं, दिस ऑल आर द सब यूनिट्स ऑफ द कोर, ठीक है। तो वो हिस्टोन प्रोटीन आपका सिंथेसिस यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि हियर योर सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम विल डुप्लीकेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चंस यहां से आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सेंट्रोसोम में पढ़ा है, इट इज अ सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट साइटोप्लाज्मिक और सेंट्रियोलर डीएनए, है ना। इस वजह से यहां ये डुप्लीकेट कर पाता है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं G2 फेज, गैप 2 फेज और डीएनए बन चुका है, देयरफॉर पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, ठीक है। मतलब डीएनए सिंथेसिस के बाद का पार्ट। तो हमने जो जीवन में स्टार्ट किया था वो यहाँ सब खत्म हो गया, हमने वहां वर्ड यूज किया था स्टार्ट, यहाँ कंप्लीटेड, है ना। सो बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनल्स, है ना, डुप्लीकेशन हैव कंप्लीटेड। ठीक है। दूसरी बात जो चीज हम देखते हैं यहाँ पर, डुप्लीकेशन तो खत्म हो चुका है, बट यहाँ एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है जिसके बारे में बात हुआ था, यस, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ होता है, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन भी लिख देते हैं भाई। क्वेश्चन जो आ सकता है वो है आपका ट्रांसलेशन के बारे में बात, ट्रांसलेशन के बारे में कि ट्रांसलेशन कहाँ होता है। ट्रांसलेशन मेजरली टेक्स प्लेस इन G2 फेज, ठीक है। तो क्योंकि सेंट्रल डॉग्मा आपका रेप्लिकेशन हो चुका है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यहाँ ही हो रहा है। सो ट्रांसलेशन हैपेंस हियर इन G2,
तभी हम बात करें कि प्रोटीन सिंथेसिस हो पा रहा है। तो जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट था उसका डुप्लीकेशन करना, दैट वाज हैपनिंग इन G1, इट हैव स्टार्टेड देयर। बट जो नया कुछ प्रोटीन, नया हमें ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ रहा है, दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन ओनली। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, अगेन मॉड्यूल में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, सो दैट वाज अबाउट G2 फेस कि यहाँ हमारे सारे बायोमोलिक्यूल्स है ना, ऑर्गेनल सारे डबल हो चुके हैं। अच्छा, ये सारे को डबल हो चुका है तो इसको अकोमोडेट करने के लिए क्या साइटोप्लाज्म में बड़ा हो गया है ना। एंड देयरफॉर जो मैंने सुबह क्वेश्चन दिया उसका आंसर क्या था? क्या क्या ज्यादा नहीं है? जगह नहीं है, इस वजह से। तो सेल के पास जगह नहीं है, उसके पास प्लाज्मा ब्रेन है जो कि इलास्टिक है, तो जगह का क्या करना है? क्वेश्चन याद आ रहा है क्या मैंने सुबह दिया था? वाई सेल नीड्स टू डिवाइड। तो वो एक्सपैंड कर सकता है ना, इलास्टिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपैंड कर गया, बड़ा हो गया, और उस तो ऐसा क्या फिक्स है क्या हमारा पर्टिकुलर सेल्स के कि उसके ऑर्गेनल्स फिक्स हो? तो फिर मतलब सही डायरेक्शन पे है, मैं थोड़ा सा उसमें पिंच कर रही हूँ कि उस थोड़ा सा करेक्ट आंसर निकले। डायरेक्शन सही है, थोड़ा थोड़ा सा उसको चेंज करो। ओके, क्या दो रीजन है? ये जो बता रहा है साइटोप्लाज्म, ये बता रहा है साइटोप्लाज्म सेल, कुछ तो बता रहा है, वो पॉइंट तक पहुंचा नहीं है। आप बताइए। न्यूक्लियस। ठीक, सही है, सही है, पहला वाला पॉइंट। अरे सही डायरेक्शन में थोड़ा सा उसको बढ़ा। अच्छा, उसी पॉइंट को लेके, सेकंड पॉइंट को लेके फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया मैं। डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया सा वर्ड दिया है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, है ना। ये जब भी बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जो आप जो लेवल की बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि ये जब भी हमारा आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तभी सेल डिवाइड करेगा। मतलब G2 फेज तक आते आते, बाय द एंड ऑफ G2 फेज, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो विल नॉट बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ये जो इक्विलिब्रियम का जो मेंटेनेंस है वो नहीं रहेगा, एंड देयरफॉर न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू कंट्रोल द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनल। उसमें जो ऑर्गेनल्स है, इलास्टिक तो है, बढ़ता तो जाएगा ही, बट अब न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो डिवाइड होगा, है ना। तो जो नंबर के बारे में बात कर रहा था वो यही था। ठीक है, टू लिव एंड ग्रोथ, इवोल्यूशन एक्सेट्रा, अभिनंदन सारा एग्जाम्पल दे दिया। चलिए, अभिनंदन समझ में आया क्या रीजन है आपका सेल नीड्स टू डिवाइड? ऑफ कोर्स लिव, ग्रोथ और ये सब तो है ही, बट द मेजर रीजन इज साइटोप्लाज्मिक रेशियो। चलिए, यहां तक आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, G0। पुराना मॉड्यूल था इसका, एलन के। हाँ, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स करके वो हटा दिए हैं शायद, पहले ही पेज में था। ये भी एलन का स्टूडेंट है? सत्यम, कहाँ, कोटा? कौन सा? अच्छा, सब कोटा वाले हैं। वहाँ कौन पढ़ा रहा था बॉटनी? देवी सर आपको भी पढ़ा रहे थे? देवी सर आपको भी? वहां तो अलग अलग
अलग अलग टॉपिक पढ़ाए होंगे। सेल वेल देवी सर पढ़ाए क्या? तो जेनेटिक्स के लिए फिर अलग से नहीं है? अरोड़ा सर तो ज्यादा जेनेटिक्स देखते थे। अच्छा ठीक है, इस स्टोरी में हम बाद में आएंगे। इसके वीडियोस देखकर आते थे? अच्छा, कौन देवी सर? उसके उनके वीडियोस देखते थे? मेरा देखकर ऐसा लग रहा है क्या मैं वीडियो देख बताना, फिर मैं भी देख कर आऊंगी। चलिए ठीक है। यस, लास्ट है हमारा जी नॉट, है ना, कोइंसिडेंट फेस, कृष्णा का फेवरेट। अच्छा, नेक्स्ट हफ्ते हम एक दिन, आप लोग तो आ ही रहे हैं रेगुलर, ऑनलाइन वालों के लिए भी है कि एक दिन कोशिश करिए भाई कि सब रहें उस दिन। अ डे ऑफ न्यूमेरिकल रखेंगे फॉर सेल साइकिल सेल डिवीजन, है ना, लास्ट की तरफ थर्सडे या फ्राइडे। देवी प्रसाद, अभिनंदन, है ना, एक दिन प्लीज आने की कोशिश करिए, सारा न्यूमेरिकल करके खत्म कर देंगे। जी नॉट फेज। अच्छा, यहाँ 2-3 वर्ड्स हैं जो हमारा एनसीईआरटी यूज करता है, और क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन एनसीईआरटी पढ़ेगा भाई? कोइंसिडेंट फेस का जो पैराग्राफ है सेल साइकिल सेल डिवीजन का, वो डायग्राम वाले के बाद वाले पेज में एक सस्पेंडिंग ऑफ सेल करके एक मस्त सा लाइन है ना। तुमने छोड़ ही दिया, नहीं हो पा रहा है। हाँ, मिला जी नॉट डायग्राम के बाद वाला? हाँ, आप सही पेज पे हैं, बिल्कुल सही। पढ़ेंगे वो, मैं कृष्णा भी खोज ही रहा है, हाईलाइट करके ही रखा है वो पिंक वाले के वहां है। हाँ ओके, जो एग्जिट वाला वर्ड था उसको वापस एक और बार, एग्जिट, विच व्हाट एग्जिट्स द सेल साइकिल, राइट। सो यहाँ जो हमारा एनसीईआरटी यूज करता है वो ये यूज करता है कि G1 से वो एग्जिट कर रहा है और जी नॉट पे जा रहा है, वर्ड यहाँ यूज हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में कि व्हेन अ सेल एंटर्स एट द जी नॉट, सेल गेट सस्पेंडेड फ्रॉम द सेल साइकिल। तो कौन सा सही है? वापस से बोलूं? जो स्टेटमेंट आपका एनसीईआरटी स्टेटमेंट ये लिखा है कि G1 से एग्जिट करके जी नॉट पे जा रहा है। जी नॉट इज अ कोइंसिडेंट स्टेज वेयर इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, है ना, जो भी चीज है वो तो आपको कहानी पता ही है। जो स्टेटमेंट आपका नीड में ये दिया है कि इन जी नॉट, when the cell enters at G naught, cell is suspended from the cell cycle. When cell enters at G naught, cell is suspended from the cell cycle. True है? True है? कृष्णा अभी भी सोच रहा है। True है? अभिनंदन हाँ मैम बोला है, किसके लिए? पहले के लिए। आता है तो लोग को टाइम लगेगा। True है? Suspended from the cell cycle. Second statement, it exits the cell cycle. ठीक है, ये डिफरेंस समझेंगे, है ना। एग्जिट द सेल साइकिल नहीं, सेल साइकिल में ही है अभी, है ना। एग्जिट किसके लिए है? G1 के लिए है कि इट एग्जिट G1 एंड एंटर्स टू द G नॉट, बट इट डजंट एग्जिट द सेल साइकिल, बट इट सस्पेंड्स, यस, है ना। यहाँ हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इस वजह से हम उसे सस्पेंड बोल रहे हैं।
ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, स्टेटमेंट 1-2 या फिर असर्शन रीजन या फिर कुछ ना कुछ। ठीक है, ये चीज को याद रखना है कि जी नॉट इज नॉट द एग्जिट ऑफ सेल साइकिल। चलिए, इसमें सेल इज व्हाट, मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट proliferate और डू नॉट डिवाइड लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, हमारे हिपैटिक सेल्स, राइट। हियर वी सी अनलेस, हमारा एनसीईआरटी का आगे का जो लाइन वो पढ़ रही थी कि अनलेस इट इज कॉल्ड टू डू सो, है ना, मीन्स इफ द ऑर्गेनिज्म हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिविजन देन द हिपैटिक सेल्स विल डिवाइड, अदरवाइज इट विल नॉट डिवाइड। अच्छा, यही कॉल टू डू सो न्यूरॉन्स के लिए हो सकता है क्या? हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, वापस से न्यूरॉन्स बन गए, है ना, डैमेज हो गया तो नहीं, फिर न्यूरॉन्स का डिवाइड करते हैं कभी कि जी नॉट पे ही रह गया? कहाँ? बहुत बढ़िया, एक जगह करते हैं, मैं वो भी भूल गया। चलिए, जब तक याद आता है तब तक हम लोग दूसरा, एक और है आपका मसल सेल, वो भी जी नॉट पे रहता है क्या? यस, ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। तो सोचेंगे और आप You were absent yesterday क्लास में, ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं किया था आपने, वही अब ठीक है, ड्रॉप दिया, ऑनलाइन करना और भी मुश्किल है फिर। हाँ बेटा, सौरभ सर आ गया, सौरभ सर का एक प्रोग्राम था, सेमिनार था, उसमें फंस गया था मैं। एनीवे ठीक है, चल शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। वो डिस्कशन जो था, तीनों डिस्कशन एम्फीबिया हो गया था कल का डिस्कशन में एम्फीबिया हो गया था। तीनों चीज बचा हुआ है, वन इज रेप्टिलिया, एविस एंड मेमेलिया है। तो तीनों चीज बचा हुआ है बेटा, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमेलिया। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Reptilia, the term comes from the Latin word. Term comes from the Latin word रेपर। रेपर का मतलब है टू क्रॉल और टू क्रीप।
तो रेपर का मतलब है टू क्रॉल और टू क्रीप, है ना? सो दैट इज कॉल्ड रेपर, REPERE। नाउ रेप्टिलिया का जो क्लासिकल फीचर है, दे वर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, है ना? फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्यों, वाई? ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा, कल मैंने पढ़ाया था, एग्स विथ शेल्स, है ना? दे ले शेल्ड एग्स, दे ले शेल्ड एग्स। शेल्ड एग्स को हम लोग कहते हैं क्लिडोइक एग्स। शेल्ड एग्स को हम लोग कहते हैं क्लिडोइक एग्स, है ना? These prevent, the shells prevent drying up in the sun. The shells prevent drying up in the sun. And drying up in the sun, इसको हम लोग कहते हैं desiccation. ये वर्ड एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन ये पार्ट तो एनसीईआरटी का है ही। एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 का है, 139, है ना? तो उसमें आपको मिलेगा। अच्छा, so they lay shelled eggs or cleidoic eggs, इसीलिए they can lay eggs in terrestrial, in land surface, on land, है ना? Now इसमें क्या, इसका स्किन क्या है? स्किन ड्राई, हार्ड एंड cornified skin. Dry, hard and cornified skin with epidermal scales called scutes, है ना? तो एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, और कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ रेप्टिलिया है जो शेड करता है अपना स्किन को। लेफ्ट पेज, जो शेड करता है अच्छा, नया बुक है क्या आपका? हाँ ठीक है। तो विच कैन शेड देयर स्किन, है ना? तो दे कैन ऑल्सो, some reptiles can shed their skin. तो shed their skin, और this is called skin cast. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको मिलेगा skin casts, है ना? तो shedding of the skin by the reptiles, by some reptiles is called skin casts. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। रेप्टिलिया के लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? रेप्टिलिया के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज, बोलो वहां, हाँ, थ्री चेम्बर्ड हर्ट, बट फोर चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, है ना? बट फोर चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, इन क्रोकोडिलिया द साइंटिफिक नेम, है ना? क्रोकोडिलिया sp. तो इन फोर चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, एंड देयरफॉर क्रोकोडाइल is the most advanced reptile, है ना? क्रोकोडाइल इज द मोस्ट एडवांस्ड रेप्टाइल, सबसे एडवांस्ड रेप्टाइल क्रोकोडाइल। ये असर्शन अगर है तो ये रीजन है ना? दिस इज द रीजन फॉर द असर्शन, समझे ना? तो क्रोकोडिलिया को हम लोग मोस्ट एडवांस्ड रेप्टाइल कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव अ फोर चेम्बर्ड हर्ट। और इसके साथ साथ देयर इज अनदर पॉइंट, देयर इज one more thing, they have an organ in their mouth. In their mouth, they have an organ to sense vibrations, है ना? And sound. That is called Jacobson's organ. Sorry, Jacobson's organ. ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, Jacobson's organ. So Jacobson's organ are present in their mouth, इसीलिए वो टंग को बार बार बाहर करते हैं। टंग को बार बार बाहर करते हैं ना, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, वो लोग टंग को बार बार बाहर करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। एंड एक्सटर्नल ईयर इज टिम्पैनम, एक्सटर्नल ईयर इज टिम्पैनम, है ना? एक्सटर्नल ईयर इज टिम्पैनम। थ्री चेम्बर्ड हर्ट हो गया, जैकॉब्सन्स ऑर्गन हो गया, एक्सटर्नल टिम्पैनम हो गया। रेप्टिलिया के लिए और क्या है? रेप्टिलिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो एक एडिशन पुराना एनसीईआरटी में था, जो ये जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो उसमें नहीं है।
लेकिन वो पॉइंट क्या था, एनस इज नॉन ट्रांसवर्स इन ऑल एक्सेप्ट चेलोन एंड क्रोकोडाइल इन विच इट इज ट्रांसवर्स। समझे? तो एनस का जो ओपनिंग है वो नॉन ट्रांसवर्स, हर किसी में ऐसा है, लेकिन चेलोन एंड क्रोकोडाइल में ऐसा ट्रांसवर्स। समझे? तो एनस, एनल ओपनिंग या तो एनस, एनल ओपनिंग इज नॉन ट्रांसवर्स, anal opening is non-transverse in all except chelon, मतलब turtle, chelon का जो फोटो है that is turtle है ना, except chelon and crocodile where it is transverse। ठीक है, नेक्स्ट रेप्टिलिया के लिए और क्या पॉइंट्स है, देखिए एक बार रेप्टिलिया के लिए और क्या पॉइंट्स था उधर, वो तो ठीक है, हाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और कुछ है देखो। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, कोल्ड ब्लडेड, ये पॉइंट मैंने पीसेस में भी नहीं लिखा था, पीसेस भी कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है एपिस एंड मैमेलिया, राइट? सो इट इज कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मल, ये पॉइंट पॉइकिलोथर्मल। तो पीसेस में भी हम लोगों ने ये नहीं लिखा था, लेकिन डेफिनेटली यू पीपल नो दैट दे आर कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा भी जाता है ना, कॉमन क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसको छोड़ के चलो उधर देख, एनसीईआरटी में और कोई पॉइंट मिस हुआ? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये तो पता ही है आप लोगों को, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एम्फीबिया में एक्सटर्नल था, एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, फ्रॉग एक्सटर्नल था, but here it is internal fertilization. So here fertilization is internal, and important is development is direct. Development is direct. Direct development है इसीलिए, direct development है इसीलिए, therefore no larval stage। लेकिन इससे पहले ही आपने पढ़ा था एम्फीबिया, एम्फीबिया में आपने देखा था कि larval stages are present and therefore development is indirect, but here you are getting no larval stages, है ना, एंड देयरफॉर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और डेवलपमेंट अभी से जो भी है, एविस भी है डेवलपमेंट डायरेक्ट, मैमल्स है डेवलपमेंट डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। वन मोर थिंग आई शुड टेल यू, देयर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, जिसको हम लोग कहते हैं सेमोरिया, SEYMOURIA, सेमोरिया। व्हाट डू इट जस्टिफाई, क्या करता है ये, दैट रेप्टिलिया एंड एम्फीबिया से आया है ना, एम्फीबिया से ही रेप्टिलिया का ओरिजिन है, दैट इज जस्टिफाइड बाय दिस, है ना, दैट इज कॉल्ड सेमोरिया। तो इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, वेरी मच इन द सेम वे पीसेस और एम्फीबिया का भी एक कनेक्टिंग लिंक है, जो एनसीईआरटी में उसका मेंशन किया हुआ है। एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 अगर आप देखिएगा, है ना, पेज नंबर 138, उसमें आपको दिखेगा इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का जो नीचे वाला पार्ट है उधर लिखा है दैट लोब फिन्स, जिसको सिलाकैंथ कहते हैं, है ना, सिलाकैंथ और लोब फिन्स, है ना, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड सॉरी पीसेस एंड एम्फीबिया, समझे ना। तो और एक चीज लिख देते हैं इधर बेटा, कनेक्टिंग लिंक, ये बोलना भूल गए थे एम्फीबिया में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पीसेस एंड एम्फीबिया। पिछले दिन एम्फीबिया पढ़ाया था मैंने, तो पीसेस एंड एम्फीबिया के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज कॉल्ड सिलाकैंथ, इज सिलाकैंथ, है ना, सिलाकैंथ को हम लोग कहते हैं लोब फिन्स। एनसीईआरटी में लिखा है फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, तो दैट इज लोब फिन्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा। तो सिलाकैंथ इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पीसेस एंड एम्फीबिया, याद रखिएगा, जैसे कि हमने कहा सेमोरिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, वेरी मच इन द सेम वे सिलाकैंथ इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पीसेस एंड एम्फीबिया, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्फीबिया के लिए, रेप्टिलिया के लिए। एक तो कनेक्टिंग लिंक वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, और एक चीज, अच्छा আরেকটা জিনিস, हेमिकॉर्डेट्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन non-chordates and chordates. हेमिकॉर्डेट्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन non-chordates and chordates, समझे ना। तो ये भी हेमिकॉर्डेट का यूनिकनेस है, वो उधर बोलना चाहिए था मुझे।
तो कनेक्टिंग लिंक याद आया, इसीलिए गड़बड़ हर किसी का बोल दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे, और कुछ पॉइंट मिस आउट हो गया क्या, देखते एक बार, सब हो गया, ठीक है। दे ऑल्सो शो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन लाइक एम्फीबिया, रेप्टिलिया ऑल्सो शोज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, समझे ना, ये लिखा नहीं है लेकिन याद रखिएगा, दे शो सस्पेंडेड एनिमेशन, सस्पेंडेड एनिमेशन। ये सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है, दो कंडीशन में होता है, इन विंटर दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन, जिसको हम लोग विंटर स्लीप कहते हैं, एंड इन समर दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन, जिसको हम लोग समर स्लीप कहते हैं, है ना। तो दे शो सस्पेंडेड एनिमेशन, है ना, तो वो तो मेटाबॉलिज्म एकदम डिक्रीज हो जाता है इन दैट कंडीशन, है ना। अच्छा, और एक ये चेलोन का जो फोटोग्राफ है माय डियर स्टूडेंट्स, उस चेलोन का फोटोग्राफ में आप एक चीज लिख दीजिएगा कि चेलोन इज अ टूथलेस रेप्टिलिया, है ना, चेलोन इज टूथलेस। चेलोन का जो फोटोग्राफ है एनसीईआरटी में, उसमें लिख दीजिए चेलोन इज ए टूथलेस रेप्टिलिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड ऑनलाइन, आपको समझ में आ रहा है। चेलोन जो फोटोग्राफ एनसीईआरटी में है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें आप लिख दीजिए इट इज टूथलेस, है ना, विदाउट टीथ, है ना। और एक चीज आपको बताना है कि रेप्टाइल्स से दो चीज बनता है, वन इज एविस, वन इज मैमल्स। तो रेप्टिलिया से ही दो चीज बनेगा, वन इज एविस, वन इज मैमेलिया। तो रेप्टाइल से ही वो बनता है, इसीलिए देखो ये रेप्टाइल है, रेप्टाइल से ही बनेगा क्या, एविस, और रेप्टाइल से ही बनेगा मैमेलिया। ये आपको इवोल्यूशन वाला ग्राफ में मिलेगा, 139 का जो ग्राफ है उसमें आपको मिलेगा इवोल्यूशन वाला ग्राफ में। तो रेप्टाइल से ही एविस का ओरिजिन है और रेप्टाइल से ही मैमेलिया का ओरिजिन है, इसीलिए एविस और रेप्टाइल का एक कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए, एविस और रेप्टाइल और मैमेलिया का भी एक कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए, है ना। तो एविस और रेप्टाइल एंड एविस का जो कनेक्टिंग लिंक है, इसका जो कनेक्टिंग लिंक है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस कनेक्टिंग लिंक इज व्हाट, दिस इज आर्कियोप्टेरिक्स, है ना, आर्कियोप्टेरिक्स। ये तो पता है आपको, लिथोग्राफिका है पूरा नाम, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, है ना। So that is Archaeopteryx lithographica. It's a connecting link between Reptilia and Avis. And on the other hand, अगर Reptilia and Mammalia के बारे में बात करें, तो that is duck-billed platypus. Duck-billed platypus. ये duck-billed platypus जो है, इसको आप क्या कहते हो, Ornithorhynchus. इसको आप कहते हो Ornithorhynchus. Ornithorhynchus sp. So duck-billed platypus, ये क्या है, oviparous mammal. Oviparous mammals. ओविपेरस मैमल्स का मतलब these are the mammals which lay eggs, है ना। ओविपेरस मतलब mammals laying eggs, by egg laying mammals laying eggs, or you can call them egg laying mammals, है ना। तो रेप्टिलिया एंड मैमेलिया के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है डक-बिल्ड प्लेटिपस। तो ये मैंने इसलिए कहा, और रेप्टिलिया के लिए एक कॉमन ये है कि दे आर ऑल ओविपेरस, रेप्टाइल्स आर ऑल ओविपेरस, समझे ना। तो they are oviparous in general, reptilia का point है they are oviparous, है ना। viviparous reptiles नहीं होते, viviparous reptiles are not there। और reptile, और एक सवाल अगर पूछा जाए, है ना, the age of reptiles or the most dominant the age of most dominant reptile, the period at which the reptiles are dominant, so the most dominant period of the reptile is Jurassic, most Jurassic नाम बोले दीजिए सबको, मोस्ट डोमिनेंट पीरियड्स ऑफ रेप्टाइल्स, ये भी याद रखना पड़ेगा। एक लाइन अच्छे देखो, वॉल्यूम 2 थे एनसीईआरटी, पेज नंबर 139 का जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए उसमें लिखा है इन द नेक्स्ट 200 मिलियन इयर्स रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट साइज, शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड द अर्थ सरफेस। देखो लिखा है, मिला आपको। तो वो जो लाइन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा रेप्टाइल से, कौन सा पीरियड से शुरू हुआ, दैट इज पैलियोजोइक, फिर उसके बाद मेसोजोइक, फिर उसके बाद सिनोजोइक, फिर उसके बाद बुलबुलची, बट माथा खराब हो गया, आई एम सॉरी, दैट इज एक सेकंड, वो नीचे, दिमाग खराब हो गया मेरा, हाँ ये वाला पहुंच गया, हाँ परमियन,
पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, देखो पर्मियन, क्रिटेशियस एंड टर्शियरी। पर्मियन, पर्मियन है ना, फिर उसके ऊपर, अच्छा नीचे नीचे को, पर्मियन, फिर ट्राइएसिक, फिर जुरासिक, फिर क्रिटेशियस, फिर टर्शियरी। तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऑल आर 50 मिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, समझे? अप्रोक्सीमेटली सभी में 50 मिलियन ईयर्स। तो 50 मिलियन ईयर्स मिलके क्या होता है? इट इज 200 मिलियन ईयर्स। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स reptiles of different shapes and sizes dominated the earth's surface। सुनाई दे रहा है my dear students? reptiles of different shapes and sizes dominated the earth's surface। ये एनसीईआरटी का एक लाइन है ना? तो dominant periods এগুলো, এটা রেফারেন্স হচ্ছে reptiles in the next 200 years, in the next 200 million years, reptiles of different shapes and sizes, एनसीईआरटी का लाइन है ये, dominated the earth, है ना, अर्थ सरफेस, dominated the earth surface, ठीक है ना? एंड दैट लीड्स टू दिस पर्टिकुलर ईयर्स, 50 मिलियन ईयर्स इन ईच, दोनों सबके बीच में 50 मिलियन ईयर का अगर कंसीडर करोगे तो यही है आंसर, समझे ना? सो इसको याद रखना है आपको, ठीक? तो यही है रेप्टाइल्स के बारे में, जितना कहना था मुझे मैंने कह दिया, ठीक है? इसको जरा ये कर लीजिए। और इसमें देखिए कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया इसमें? एक सेकेंड, थ्री चैम्बर हर्ट, ड्राई हर्ट पानी हो गया, ये नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ठीक है, बाकी पॉइंट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक? इसी को बंद ही कर दिया। देख लीजिए बेटा, डन? एक्सटर्नल ईयर इज ओनली टिम्पैनम। एक्सटर्नल ईयर मतलब पिना नहीं है, टिम्पैनम बिहेव्स एज द एक्सटर्नल ईयर। नहीं, स्नेक्स में नहीं होता, लेकिन इन जनरल टिम्पैनम बिहेव्स एज द एक्सटर्नल ईयर। स्नेक्स में वो हियरिंग का एबिलिटी वो टंग से है, टंग से वो हियर कर सकता है, समझे ना? ले ले फोटो, फोटो डाल दो बेटा। तो ये वाला पॉइंट, in the next 200 million years reptiles of different shapes and sizes dominated the earth, ये वाला जो लाइन है, अच्छा ये ऑनलाइन चल रहा है, ये किसने किया? इसको दिख भी नहीं रहा है बच्चों को। अब ठीक है बेटा, फोटो भेज रहे हैं ग्रुप में, है ना? एक सेकंड, वो जगह पे मैंने लिखा लेकिन वो दिख नहीं रहा था आप लोगों को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं। चलो ठीक है, यहां से तो देख सकते हो आप, ठीक है? ये जो लाइन है, इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड द अर्थ, ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 का लाइन है, लेकिन उसमें 200 मिलियन ईयर्स जहां पे रेप्टाइल का डोमिनेंस है वो कहां है? दैट इज बिटवीन पर्मियन टू ट्राइएसिक, ट्राइएसिक टू जुरासिक, जुरासिक टू क्रिटेशियस, क्रिटेशियस टू टर्शियरी। दिस इज द फेज इन विच इट इज डोमिनेंट, है ना? और हर एक में देखो 50 मिलियन ईयर्स अगर हम कंसीडर करेंगे तो 50 मिलियन ईयर्स मतलब 200 मिलियन ईयर्स ये कंसीडर हो गया, समझ में आया? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, इसको इरेज करें, इसको इरेज करें माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रुप में डाल दिया आपने? गुड। मेरा एक सेमिनार चल रहा था, है ना, तो उसके लिए मैं अटक गया था, बहुत देर से मैं वेट कर रहा था, मेरा जो सेशन है वो टाइम नहीं आ रहा था,
मतलब वो बोला था कि 11:15 को मेरा टाइम आएगा और वो आया 12:30 बजे. सो आई हैड टू डिफर इट. इसीलिए मैडम को मुझे भेजना पड़ा, नहीं तो जनरली उस दिन भी हुआ था ये आरजी कौर के वजह से, लेकिन आज तो पूरा गड़बड़ हो गया. ठीक है, चलो बॉटनी का भी प्रोसीडिंग्स हो गया. चलो. क्या बेटा, ले लिया ना, उसने भेज भी दिया. ठीक है, प्रोसीड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग एविस. एविस एविस का जो पहला स्टेटमेंट आएगा बेटा, दे आर द ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स. एविस आर द ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स. अगेन क्यों ये कहा मैंने, क्योंकि रेप्टाइल्स मॉडिफाई होकर एविस बना. एनसीईआरटी का लाइन है वॉल्यूम 2 का, है ना. एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 140, उसमें लिखता है बेटा 65 million years ago dinosaurs extincted from the earth's surface, है ना. Some say that they almost all converted into birds, है ना. Some say that the environment was the responsible for this. The truth lies somewhat in between. एनसीईआरटी का लाइन. ठीक है, तो उसमें देखिए ये जो एविस जो आया, एविस कहां से आया, तो सबसे बड़ी बात क्या है, एविस कहां से आया. Where did एविस, from which एविस originate? Avis originated from the reptiles. Which reptile? Dinosaur. Avis originated from the dinosaurs. Originated from the dinosaurs. Avis originated from the dinosaurs. और डायनोसर से in the Jurassic period. In the Jurassic, अब Jurassic Park मूवी देखोगे उधर भी एविस है. And that avis is Archaeopteryx. समझे ना. अब जुरासिक पीरियड का मूवी देखोगे उसमें डायनासोर के साथ साथ बर्ड्स भी दिखा है. And that bird is Archaeopteryx. So Archaeopteryx the connecting link मैंने कहा ना आपको, इसीलिए कहा, समझे ना. So originated from the dinosaurs in the Jurassic period. और Jurassic period कौन सा एरा में आता है, of the Mesozoic era. Jurassic period जो है my dear students, ये कौन सा एरा में आता है, that comes in Mesozoic era. वो आप ग्राफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एवोल्यूशन का, है ना. तो याद रखिएगा इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डायनासोर. और इसीलिए आप देखोगे डायनासोर अगर 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर एक्सटिंक्टेड, फॉर एग्जांपल 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर एक्सटिंक्टेड. अब डायनासोर एक्सटिंक्शन जब चल रहा था उसी टाइम पे आप देखो ऐसे करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और इधर दिया है बर्ड्स. देखो ऐसे करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. देखिए पेज नंबर 139 का ग्राफ देखिए. पेज नंबर 139 का ग्राफ देखिए, आपको यही मिलेगा. देखा आपने. तो डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स होने के बाद अब देखिए डायनासोर एक्सटिंक्ट हो जाता है. कौन ना, डायनासोर. तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो जाता है 65 मिलियन ईयर्स में. लेकिन जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ उससे पहले ही आर्कियोप्टेरिक्स बन चुका है. ये जो बर्ड जुरासिक पीरियड में बन रहा है माय डियर, ये जो जुरासिक पीरियड में डायनासोर का डोमिनेंस है. और ये 65 कहां है, क्रिटेशियस. ये 65 क्या है, क्रिटेशियस. এটা বুঝতে পারছিস তোরা, ये पता है आप लोगों को. हाँ, ये पीरियड आपको समझ में आता है तो, हाँ जानिए सेटा ये पीरियड गुलो. तो एकदम नीचे से ऊपर अगर जाओगे पीरियड्स में आपको क्या मिलेगा, देखो देखिए दीजिए. नहीं जानते हो तो मुश्किल हो जाएगा. फिर मैं बताते जाऊंगा, आप लोग हाँ हाँ करते जाओगे, अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं. ये जो है ये है, दिस इज कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन. ये लिखा नहीं है एनसीईआरटी में. दिस इज एरा. ये जो हम लोग बोल रहे हैं एरा, है ना. और प्री कैम्ब्रियन के बाद पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक. तो प्री कैम्ब्रियन हो गया, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, है ना. और इसी में प्री कैम्ब्रियन में, ठीक है, एक है आर्कियोजोइक,
इस बार नीट का सवाल भी था प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक नीट का सवाल था, एक मैच द कॉलम में प्रोटेरोजोइक दिया था इस बार, लेकिन ये प्रोटेरोजोइक एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में किसी भी जगह पर प्रोटेरोजोइक लिखा नहीं है। अब जरा देखिए इसमें पैलियोजोइक में क्या आता है बेटा, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, है ना, ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इसके बाद जो मेसोजोइक आता है बेटा, उसमें ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, दिस इज टर्शियरी, 3 डिग्री माने टर्शियरी, एंड फाइनली दैट इज क्वाटरनरी, 4 डिग्री माने क्वाटरनरी, है ना। ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, केवल ये पार्ट नहीं लिखा है। दीज आर द पीरियड्स, दीज आर द पीरियड्स, है ना। अब जरा देखिए इसी में ये जो डायनासोर का एक्सटिंक्शन है वो है 65। अच्छा, और एक चीज बताते हैं बेटा, सपोज कैम्ब्रियन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं, फिक्स वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट बताते हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर्स, माने मिलियन ईयर्स अगो। ऑर्डोविशियन घटाइए 50 तो 450 मिलियन ईयर्स अगो। सिलूरियन 400 मिलियन ईयर्स अगो, अप्रोक्सीमेट टाइम है, समझे ना। दिस इज 350 मिलियन ईयर्स अगो डेवोनियन। कार्बोनिफेरस 300 मिलियन ईयर्स अगो। पर्मियन 250 मिलियन ईयर्स अगो, अप्रोक्सीमेशन है सब। दिस वन इज 200 मिलियन ईयर्स अगो, अप्रोक्सीमेशन बोल रहे हैं। दिस इज एटलीस्ट सो दैट यू कैन यूज इट, 150। दिस वन इज 100 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। ठीक करे जी, ठीक को तो हाँ 50, हाँ ठीक है। तो अब ये है आपका, हाँ ठीक है तो बोले जी, दिस वन इज 50 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, एंड दिस वन इज 0 मिलियन ईयर्स माने अभी चल रहा है इसका, है ना, अभी ये चल रहा है क्वाटरनरी। यही है डिस्ट्रीब्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स, यही है डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में यही लिखा है, लेकिन केवल ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं लिखा, तो इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं किया, है ना। लेकिन ये तो एनसीईआरटी में है, इसका अप्रोक्सीमेट एज जो है वो नहीं लिखा है। अब देखिए डायनासोर का एक्सटिंक्शन कब है। अगर हम लोग डायनासोर के बारे में बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डायनासोर का एक्सटिंक्शन है इन 65 मिलियन ईयर्स को एनसीईआरटी में लिखा है, तो लगभग ये टाइम पे, है ना। तो लगभग এটা একটু তুলে दियो ऊपर दिखे, एक सेकंड थोड़ा ऊपर, क्योंकि वो मेसोजोइक की है। Approximately in 65 million years ago, तले 115 माझखाने 65, let's consider if this is 65, तो इस 65 million years ago में जाके डायनासोर का एक्सटिंक्शन होगा। एनसीईआरटी में लिखा है डायनासोर एक्सटिंक्ट, डायनासोर एक्सटिंक्ट, है ना। किसका, डायनासोर का एक्सटिंक्ट, अच्छी बात है। तो डायनासोर अगर इधर एक्सटिंक्ट होगा तो ये लाइन खत्म हो रहा है डायनासोर का इधर। एनसीईआरटी का फोटो निकाल के आप देखिए, और ये डायनासोर का फोटो जहां एक्सटिंक्ट हो रहा है उसी में देखिए जुरासिक और क्रिटेशियस के बीच में ऐसे करके आ गया और इसको सीधा ऊपर खींच दिया, है ना। देखा आपने, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बर्ड्स, देखो ऐसे ही तो है। 139 का ग्राफ यही तो है, 139 में तो यही है। देखो डायनासोर का एक्सटिंक्शन है इधर 65 मिलियन ईयर्स, और उससे पहले देखो जुरासिक में, देखो ये जुरासिक में ये शिफ्ट करके बर्ड्स, समझ में आया। अगर जुरासिक में ये शिफ्ट करके बर्ड्स हो रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि द फर्स्ट बर्ड अरोज इन द जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा फ्रॉम द डायनासोर्स, समझिए, क्योंकि इधर से लाइन आया है, मतलब डायनासोर चल रहा है, डायनासोर से शुरू हुआ है बर्ड्स। लेकिन इस पोजीशन पे जो बर्ड था, दिस इज आर्कियोप्टेरिक्स, दिस इज आर्कियोप्टेरिक्स, समझे ना। द बर्ड दैट वाज इनिशियली फॉर्म्ड, वो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। और Archaeopteryx was the primitive bird that was formed from the dinosaur. ठंडा लग जाए, Archaeopteryx was the primitive bird that was formed from the dinosaur. So this was called the primitive bird. And dinosaur से जो originate किया primitive bird, that was in the Jurassic period. तो bird के लिए मैं सबसे पहले
इसको ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स और डायनोसर्स, रेप्टाइल्स और डायनोसर्स। इसका रीजन है ये है एजर्शन, है ना, इन द जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। क्योंकि देखो ये जुरासिक पीरियड कब है, मेसोजोइक एरा चल रहा है, इसीलिए जुरासिक पीरियड। और उसी के अंडर अब देखिए बर्ड्स का ओरिजिन है, एंड दैट बर्ड इज आर्कियोप्टेरिस लिथोग्राफिका, है ना, एंड दैट इज द प्रिमिटिव बर्ड दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड एविस, है ना। आर्कियोप्टेरिस को हम लोग कंसीडर करते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड एविस, है ना। सो दैट वाज द प्रिमिटिव बर्ड। अब जरा देखिए ध्यान से, सो इन दैट पर्टिकुलर केस इसका मतलब बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स का ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। আরেকটা কথা এখানে বলার আছে। সো ইফ ইউ সে कि आर्कियोप्टेरिक्स तो प्रिमिटिव बर्ड था, तो मॉडर्न बर्ड कब आया? व्हेन द मॉडर्न बर्ड्स अरोज। मॉडर्न बर्ड्स, ये जो मॉडर्न बर्ड है, ये बर्ड जो लिखा हुआ है ना, ये मॉडर्न बर्ड है। मॉडर्न बर्ड्स अरोज इन द क्रिटेशियस पीरियड, मतलब जुरासिक में आर्कियोप्टेरिक्स था, क्रिटेशियस से मॉडर्न बर्ड्स चालू हुआ। तो मान के चलिए क्रिटेशियस अगर इधर है तो इधर से शुरू हुआ द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न बर्ड्स, है ना। हम लोग जो अभी एनिमल किंगडम में पढ़ रहे हैं वो तो मॉडर्न बर्ड्स ही पढ़ रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न बर्ड्स इज इन द क्रिटेशियस पीरियड, नॉट इन द जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड में प्रिमिटिव बर्ड्स ओरिजिनेटेड एंड दैट प्रिमिटिव बर्ड इज कॉल्ड आर्कियोप्टेरिक्स। समझ में आ गया? क्लियर है ये? इसीलिए बर्ड्स आर कॉल्ड द ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, याद रखिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कि इसी में बर्ड्स में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बर्ड्स में द बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। The body is covered with feathers. ठीक? Next, the mouth is modified into beaks. Mouth is modified into beaks, है ना? Mouth is modified into beaks. The body is covered with feathers. Next, bird के लिए और एक important point, they are warm-blooded. They are warm-blooded. इससे पहले cold-blooded था, है ना, लेकिन एविस से शुरू हुआ warm blood. So they are warm-blooded, which is also called homeothermal. Homeothermal, that is warm-blooded, है ना. So that is called homeothermal or warm-blooded. So body is covered with feathers, mouth is modified into beaks, they are warm-blooded. Presence of wings. Forelimbs are modified into wings. Very, very important. Forelimbs. আরেকটা ফ্যান্টাস্টিক কোশ্চেন আছে এখনই বলছি। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड, और एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कोई देखता ही नहीं है वो क्वेश्चन। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, समझे ना। एंड विंग्स आर एसोसिएटेड विद स्पेशल मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स व्हिच हेल्प इन फ्लाइट। सो दीस विंग्स आर एसोसिएटेड with special flight muscles. With special flight muscles. So the wings are associated with special flight muscles, है ना, which help in flight. इसके साथ साथ bones are filled with air. Bones are filled with air cavities. इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं pneumatic bones. Therefore called pneumatic, P-N-E-U-M-A-T-I-C, pneumatic bones. Therefore they are called the pneumatic bones. When bones are filled with air, है ना, they help in buoyancy. They help in buoyancy. Help in buoyancy. B-O-Y-A-N-C-Y. B-O-U होता है ना, क्या U मिस हो लो। ठीक है, हेल्प इन buoyancy. तो these are the points. इसको छोड़ के और एक जबरदस्त पॉइंट है, देखो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, लेकिन हाइंड लिम्स का क्या होगा? इसका हाइंड लिम्स भी है, देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग, लिखा है ना। सो ऑल दिस पॉइंट्स आर गिवन इन द हाइंड लिम्स, लेकिन एक बड़ा जबरदस्त लाइन लिखा हुआ है उधर, हाइंड लिम्स हैव स्केल्स। देख, स्केल्स आर प्रेजेंट, माने क्लॉज अच्छे और स्केल्स अच्छे। देखो क्लॉज एंड स्केल्स, स्केल्स कहां रहता है? रेप्टिलिया में। So that is a connection कि birds originated from reptiles. उसका structural modification से आपको मिल जाएगा कि birds originate from reptiles। क्यों? The hind limbs have scales. तो glorified reptiles तो था ही एक, इसका और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, hind limbs
हैव स्केल्स, उसके साथ क्लॉज दोनों है, क्लॉज लेकिन स्केल्स. दिस justifies its origin from reptiles. Justifies its origin from reptiles. समझे? तो hind limbs have scales along with claws. Claws किसको कहते हैं? अच्छा, by the way, claws and nail में difference क्या है? What is the difference between claws and nail? Anyone who can tell me? Claws and nail में difference क्या है? डिस्कनेक्ट हो रहा है, मतलब नेटवर्क का इशू हो रहा है. लिख तो ग्रुप में, रिकनेक्ट. क्लॉज एंड नेल में डिफरेंस क्या है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड नेल? क्लॉज एंड नेल में क्या डिफरेंस है? जान लीजिए. क्लॉज एंड नेल में डिफरेंस है. देखो, क्लॉज एंड नेल्स, डिफरेंस क्या है माय डियर? क्लॉज ओरिजिनेट फ्रॉम द टर्मिनल एंड ऑफ द फिंगर्स. फिंगर का जो टर्मिनल एंड है वहां से ओरिजिनेट होता है क्लॉज. और नेल्स विल ऑलवेज कवर अ पार्ट ऑफ द फिंगर. नेल्स अगर है तो वो हमेशा फिंगर का एक पार्ट को कवर करेगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेल्स एंड क्लॉज. सो क्लॉज ओरिजिनेट फ्रॉम द टर्मिनल, अराइज फ्रॉम द टर्मिनल एंड ऑफ डिजिट्स. डिजिट्स माने फिंगर, डिजिट्स मतलब फिंगर्स, है ना. और नेल्स जो है दे कवर ए पार्ट ऑफ डिजिट, मतलब फिंगर. दे कवर अ पार्ट ऑफ द डिजिट, दैट इज नेल. एंड क्लॉज इसके एंड से शुरू होता है. समझे ना? ये डिफरेंस है दोनों में. तो इसमें क्लॉज है और ये है. और क्या है? इसका जो जीआई ट्रैक्ट है, 2019 नीट का क्वेश्चन था. इसका जो जीआई ट्रैक्ट है, इसका जो जीआई ट्रैक्ट है, इसमें क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट. ये क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप किसके लिए? टू स्टोर फूड, टू स्टोर फूड. और गिजार्ड किसके लिए? टू क्रश फूड, है ना, टू क्रश फूड. और ये क्रॉप एंड गिजार्ड और किस में दिखता है? इंसेक्टा. इंसेक्टा माने आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्टा है उसमें भी तो क्रॉप और गिजार्ड दिखेगा. कॉकरोच आपने पढ़ा है, क्रॉप एंड गिजार्ड इज प्रेजेंट. तो हमेशा याद रखिएगा that the GI tract will have crop as well as gizzard. That is very very important. So crop and gizzard is present. और 2019 नीट का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन भी था, crop and gizzard is present in which of the following. उसमें दो आंसर था, one is avis, one is insecta और arthropoda. समझे ना? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था. क्योंकि देखो, इंसेक्टा इज ऑल्सो अ क्लास, एविस इज ऑल्सो अ क्लास. तो हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं कि किस क्लास में आपको क्रॉप एंड गिजार्ड मिलेगा, तो उसका आंसर एविस होगा एंड इंसेक्टा होगा. समझे ना? एविस तो फाइलम नहीं है, एविस इज अ क्लास. वेरी मच इन द सेम वे इंसेक्टा इज अ क्लास, उसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास पोजेस क्रॉप एंड गिजार्ड? उसका आंसर होगा बोथ एविस एज वेल एज इंसेक्टा. समझ में? अच्छा, इसको छोड़ के और क्या है? इसका जो विंग्स है, इसके ऊपर अगर पानी डालोगे आप तो पानी तुरंत गिर जाता है. बिकॉज द विंग्स बने तो हाँ, फेदर्स जो है उसके ऊपर पानी डालोगे तो तुरंत पानी गिर जाता है. क्यों? बिकॉज ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल. एनसीईआरटी का लाइन है ये, है ना. तो ऑयल ग्लैंड which is also called preen gland is present at the base of its tail, है ना. and that will result in the oily appearance of the feathers. और इसीलिए पानी नहीं जमता. इसीलिए अगर भीग भी जाता है वो तो ऐसे ऐसे करता है तो पूरा पानी निकल जाता है ना. This is the reason for that, because oil gland is present at the base of the tail, which makes the feather oily, है ना, which makes its body cover, that is the feathers, which makes the feathers oily, है ना. ऑयली है इसीलिए पानी उसमें ज्यादा देर तक नहीं रहता. So that is the uniqueness of this oil gland or preen gland. So preen gland is present at the base of the tail. तो लगभग बहुत सारे पॉइंट्स बता दिया. और हाँ, इसका जो चहकने का जो कैरेक्टर है, that is due to the presence of syrinx, SYRINX, that is present in the larynx. उन लोगों का जो larynx में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, that is called syrinx, which is responsible for the chirping of the birds, है ना. उसको chirping of the birds कहते हैं. तो its larynx
contain syrinx which helps in chirping. उसको कहते हैं chirping, जो चहकना कहते हैं ना, that is called chirping of the birds. तो chirping of the birds is present only due to the presence of syrinx. Syrinx है, इसीलिए chirping is possible, else chirping is not possible. समझे ना? हो गया? Birds are किचु मिसोल, हाँ, और एक important lungs. इसका जो lungs है, lungs have additional air sacs. Lungs have additional air sacs and that helps in its long distance flight. है ना? So additional air sacs are present in the lungs. So additional air sacs are present in the lungs. है ना? ये लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट में जो जाता है उन लोगों के लिए. अच्छा, और एक चीज, they are oviparous and they do not have larva, so development is direct, fertilization is internal. तो oviparous development is direct and fertilization is internal. तो oviparous development is direct and fertilization is internal, है ना? ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और जो एग्जांपल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हर एक एग्जांपल आपको पढ़ना पड़ेगा. हाँ, वन मोर थिंग, फोटो के साथ, फोटो जो है बर्ड्स का, उसके साथ उसका नाम मैच नहीं कर रहा है. देखिए आप, जो वल्चर है वो किसी दूसरे का नाम दिया है. देखिए एनसीईआरटी में जो नाम लिखा हुआ है फोटोज के साथ साथ, वो नाम उस फोटो के साथ मैच नहीं कर रहा है. देखा आपने? ठीक है ना? उसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है ना? उसको सही कर लेना. और कुछ मिस हुआ क्या एनसीईआरटी का पॉइंट? ओ, हर्ट इज फोर्थ चेम्बर्ड. यस, फोर्थ चेम्बर्ड हर्ट इज फाउंड हियर ओनली, है ना? हर्ट इज फोर्थ चेम्बर्ड, डेफिनेटली. फोर्थ चेम्बर्ड हर्ट यहां से शुरू होता है, तो हर्ट इज फोर्थ चेम्बर्ड. तो याद रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो primitive birds, that is Archaeopteryx. Primitive bird, that is Archaeopteryx, originated in the Jurassic period. In the Jurassic period, ये जो मैंने लिखा था उधर, ये याद रखना है. And modern birds originated in the Cretaceous period. दोनों जुरासिक एंड क्रिटेशियस दोनों ही मेसोजोइक एरा में है. दोनों ही मेसोजोइक एरा में है ना? ठीक है, इनको ध्यान से देख लीजिए. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डेफिनेटली एकदम. एस्केलमिंथस क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अगर कहना चाहते हो आप, तो हर किसी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है. एस्केलमिंथस के बाद हर किसी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. समझे ना? तो वो तो एस्केलमिंथस के बाद सभी में है. हाँ, किसमें नहीं है? जो बाइसेक्सुअल है, जैसे कि अर्थोमैन लीच, वो बाइसेक्सुअल है, तो उसमें नहीं मिलेगा. लेकिन उस एक्सेप्शन का छोड़ के बाकी सभी में तो है ना? समझे? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में इसने बात करा. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर्स एंड कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, है ना? चलो देख लीजिए इसको. ये फोटो नेक्स्ट पिक्चर में भी रहेगा. देख लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए बेटा, ग्रुप में डाल दीजिए. ये पिक्चर जरूरी है हर किसी के लिए. बाद में भी हम लोग बहुत बार इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. যারা যারা ক্লাসে অনলাইনে জয়েন করে আছিস বেটা, তারা একবার লিখে দে তো, কিছু একটা লিখে দে তো, আমি বুঝে যাবো কারা कारा आशीष. डन हो गया? जो भी लोग ऑनलाइन में हो बेटा, जस्ट कुछ लिख दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा. ठीक है, दे दिया ग्रुप में, डाल दीजिए बेटा ग्रुप में. एचडी फोटो डालिएगा, क्रॉप करके सही करके डालिएगा, है ना?
मेमेलिया के बारे में बात करेंगे तो मेमेलिया का ओरिजिन समझ लीजिए सबसे पहले। मेमेलिया के बारे में अगर बात करेंगे, मेमेलिया का ओरिजिन समझ लीजिए। ओके, সবাই পাঠিয়ে দে একবার করে করে, বুঝে যাবো আমি। অভিনন্দন, ঠিক আছে, সময় বুঝে গেছি। हाँ, क्या क्या कहा मैंने? हाँ, मेमेलिया के बारे में अगर बात करेंगे तो मेमेलिया का ओरिजिन समझना जरूरी है बेटा। ये देखिए मेमेलिया का जो ओरिजिन है, अब देखिए एक जगह पे देखो पेलिकासोरस लिखा है, देखो एनसीईआरटी पेज वॉल्यूम 2 पेज नंबर 139, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 139, उसमें देखो वो जो फोटोग्राफ है उसमें देखो पेलिकासोरस लिखा हुआ है ना। पेलिकासोरस है, पेलिकासोरस से येलो कलर अगर लेफ्ट साइड में धक्का लगाएगा वो किसमें लग रहा है? कार्बोनिफेरस। हाँ, कार्बोनिफेरस में लग रहा है, या कार्बोनिफेरस ही होगा। हाँ, कार्बोनिफेरस, पेलिकासोरस कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस देखिए, कार्बोनिफेरस से अगर ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग, कार्बोनिफेरस से अगर ऐसे ऐसे करेंगे, है ना, तो इधर मिलेगा आपको पेलिकासोरस। दिस इज पेलिकासोरस, दिस पेलिकासोरस। तो ये जो पेलिकासोरस है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेलिकासोरस से धीरे धीरे, अब देखिए पेलिकासोरस से क्या आया? थेराप्सिड्स। तो पेलिकासोरस का एक्सटिंक्ट हो गया इधर, इधर से एक्सटिंक्ट हो गया इसका, है ना। और इसका एक्सटिंक्ट कहां हुआ? इन द थेराप्स, इन द ट्राइएसिक पीरियड। देखो यहां से अगर इसको ऐसे खींचोगे तो इट विल बी थेराप्सिडा। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थेराप्सिडा। तो इसका थेराप्सिडा शुरू हुआ कहां से? इधर देख, पेलिकासोरस का एक्सटिंक्ट हुआ और थेराप्सिड शुरू हुआ। थेराप्सिड का एक्सटिंक्ट इधर हुआ, देख थेराप्सिड इधर एक्सटिंक्ट हो गया, कौन सी जगह पे? ट्राइएसिक में। और इसी ट्राइएसिक से शुरू हो गया मैमल्स, एनसीईआरटी का लाइन है ना, है ना। तो इसी ट्राइएसिक से मैमल्स, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैमल्स। तो इसका मतलब क्या? मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, मैमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स फ्रॉम द थेराप्सिड्स इन द ट्राइएसिक पीरियड। कौन सा पीरियड में? ट्राइएसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। तो अगर मैमल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो मैमल्स में आएंगे माय डियर, मेमेलिया, इसके अंदर अगर सबसे पहला पॉइंट आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैमल्स originated from reptiles in the Triassic period of Mesozoic era। यही तो है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको मैमल्स क्यों कहा जाता है? Why are they called mammals? इसका रीजन क्या होगा? रीजन इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। और मेमोरी ग्लैंड्स है क्या? दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स है क्या माय डियर स्टूडेंट्स? दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, है ना। दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, दीज आर मेमोरी ग्लैंड्स। और इसमें क्या है बेटा? प्रेजेंस ऑफ पिना, एक्सटर्नल पिना प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, प्रेजेंस ऑफ पिना, वार्म ब्लडेड, है ना। ये सब पॉइंट्स है मैमल्स के लिए बहुत यूनिक, है ना। सो प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर, पिना, दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड मेमोरी ग्लैंड इज द मोस्ट कन्विंसिंग पॉइंट, दैट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ मेमेलिया की हर मैमल उसमें मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। वो वेस्टिजियल भी हो सकता है, वो एक्टिव भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, लेकिन प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज नेसेसरी फॉर बीइंग अ मैमल। और मैमल्स क्यों सक्सेसफुल हुआ था? जैसे रेप्टाइल सक्सेसफुल क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द क्लीरोइक एग्स। मैमल्स क्यों सक्सेसफुल हुआ था? एनसीईआरटी का लाइन है, देखो 14, हाँ बोलो, नंबर 1 पेज नंबर 140 वॉल्यूम 2। देखो ऊपर से थोड़ा नीचे जाइए, सेकंड पैराग्राफ में जाइए, उसमें एक लाइन मिलेगा आपको जहां पे लिखा है दे वर मोर सेंसिबल इन, दे वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट था दे आर विविपेरस, दैट मींस दे कैन प्रोटेक्ट देयर यंग इनसाइड देयर बॉडीज। समझे? दोनों पॉइंट लिखा है। सो व्हाई वर मैमल्स सक्सेसफुल? जबरदस्त क्वेश्चन होता है बेटा, व्हाई वर दे सक्सेसफुल? पहला पॉइंट क्या है माय डियर? दैट इज, क्या कहा मैंने? पहला पॉइंट, दे वर मोर इंटेलिजेंट, दे वर मोर इंटेलिजेंट, नेक्स्ट क्लास कर रहे, oh, in sensing and avoiding danger. They were more intelligent in sensing and avoiding danger, है ना। समझे? ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, they are viviparous, viviparous, mostly viviparous, to protect their young within their bodies, protect their young। तो यंग वंस को अपने बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये दोनों पॉइंट्स है जो पॉइंट से एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाई वर मैमल्स सक्सेसफुल।
समझे? नेक्स्ट क्लास में जस्ट मैमल्स को क्लोज कर देंगे, 15 मिनट्स का डिस्कशन है, ठीक है? इसका फोटो ले लीजिए बेटा। बाकी डिस्कशन मैमल्स का नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। जस्ट इसका फोटो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। और द स्टूडेंट जो अभी एक स्टूडेंट देखा कि ज्वाइन किया है बेटा, शायद आपको नेटवर्क का इशू हो रहा था, ये लास्ट पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना एक बार, है ना? प्लीज सी द रिकॉर्डिंग ऑफ द लास्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, जो ऑनलाइन में है, ठीक है? मैमल्स का जो 10-15 मिनट का डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, है ना?